प्रिय सिविल सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है वह महुआ से संबंधित है। आप यहां पर देख रहे होंगे लघु वन उपज महुआ का वैज्ञानिक संग्रहण एवं संयुक्त राजशाही यूनाइटेड किंगडम को निर्यात। छत्तीसगढ़ से महुआ का निर्यात यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, यूरोप में हुआ है, और यूनाइटेड किंगडम का जो सबसे बड़ा राष्ट्र है वो है ब्रिटेन। वहाँ हुआ है वही ब्रिटेन जिन्होंने कभी हम पे राज किया था। यहाँ से वस्तुएं यहाँ से कच्चे पदार्थ ले जाते थे ब्रिटेन, वहाँ से उनका परिष्करण करके फिर से भारत में विक्रय करते थे। लेकिन स्थिति आज उल्टी है। आज यहाँ के कच्चे पदार्थों को यहीं परिष्कृत करके ब्रिटेन भेजा जा रहा है। और इस महुए का निर्यात छत्तीसगढ़ अंचल के आदिवासियों द्वारा संग्रहित महुआ को ब्रिटेन भेजा गया है, इसीलिए यह विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम लोग नज़र डालते हैं। तो उससे पहले ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महुआ का वैज्ञानिक संग्रहण। महुआ का संग्रहण तो होता है साथियों विश्व के अनेक स्थानों में, भारत के अनेक स्थानों में, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं सहकारी संघ मर्यादित के द्वारा वैज्ञानिक संग्रहण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ये वैज्ञानिक संग्रहण से प्राप्त महुआ फूलों को ही निर्यात किया गया है। तो ऐसे में वैज्ञानिक संग्रहण क्या होता है, पारंपरिक संग्रहण क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या लाभ है वैज्ञानिक संग्रहण से, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को सही तरीके से समझ लेने की आवश्यकता है। तो अभी जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जिनका उल्लेख मैंने अभी किया, तो उससे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यह प्रश्न पत्र 5 और सामान्य अध्ययन आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 होगा। सामान्य अध्ययन 3 के तहत आता है। और इस पर प्रश्न पत्र का जो भाग 2 है, और भाग 2 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, और उसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति आय, रोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण। भाग 3 में ही ऐसा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का भूगोल, वनों का महत्व, वन आधारित उद्योग। तो ये 2 विषयों के अंतर्गत जो आज हम लोग का चैप्टर है वह आएगा। और 2 प्रश्न भी तैयार किए गए हैं। महुआ वृक्ष के आर्थिक महत्व का उल्लेख कीजिए और लघु वन उपजों का वैज्ञानिक संग्रहण निर्यात के प्रोत्साहन में सहायक है, टिप्पणी कीजिए। तो यह आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद इन दोनों प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का भी प्रश्न तैयार किया गया है। वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न को हल करने का आप सभी प्रयास करें। आइए विषय को हम लोग शुरू करते हैं और इस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को सबसे अंतिम में हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देख ले रहे हैं ये 3-4 जो खबर हैं, उसी के तहत मैंने आज इस विषय को लिया है चर्चा के लिए। तो देख लेते हैं पहला क्या कहा जा रहा है। महुआ के विभिन्न उत्पाद यूके स्थित एक निजी संस्थान द्वारा 750 क्विंटल से अधिक की खरीदी की गई। यूनाइटेड किंगडम में कोई एक निजी कंपनी है, उसने छत्तीसगढ़ से महुआ की 700 क्विंटल मात्रा को मंगवाया है, आयात किया है। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। निर्यात हमेशा लाभदायक होता है, लोगों को आय और रोजगार प्रदान करता है और वस्तु एवं सेवा के उत्पादन की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। मेरे मित्रों, वर्तमान में महुआ सैनिटाइजर का निर्माण महासंघ द्वारा छत्तीसगढ़ लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित द्वारा जशपुर में स्थापित महुआ प्रसंस्करण केंद्र में महुआ प्रसंस्करण केंद्र है, वहाँ पर सैनिटाइजर का निर्माण किया जा रहा है। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर है इसी प्रकार महुआ प्रसंस्करण केंद्र राजनांदगांव में लड्डू, महुआ से लड्डू देख रहे हैं, महुआ से जूस, कुकीज, चॉकलेट, अचार और जैम सहित विभिन्न प्रकार के महुआ उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत बेचा जा रहा है।
छत्तीसगढ़ को हर्बल राज्य का भी दर्जा प्रदान करने का प्रयास कर रही है यह सरकार। आगे देखते हैं, यह बहुत जरूरी है। महुआ के फूलों का उपयोग वर्तमान में यहाँ देशी शराब बनाने के लिए किया जाता है। संघ द्वारा लघु वन उपज के प्रसंस्करण पर अनुसंधान कार्य शुरू किया गया ताकि इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। CFTRI यहाँ पर देख रहे होंगे, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर की सहायता से महुआ एनर्जी बार, महुआ गुड़ जैसे नए महुआ उत्पाद बनाने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है। इसके लिए जल्द ही पाटन क्षेत्र में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। तो आकांक्षियों, आप यहाँ देख रहे हैं कि महुआ का निर्यात विदेशों में हो रहा है। विदेशों में भी कहाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, हम पर 200 सालों तक राज करने वाले अंग्रेजों के यहाँ महुआ से सैनिटाइज़र बनाए जा रहे हैं, महुआ से जैम बनाए जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, कुकीज़ बनाए जा रहे हैं, चॉकलेट बनाए जा रहे हैं, महुआ से गुड़ बनाए जा रहे हैं। तो ये जो महुआ है यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह खबर आज इस आशय में है कि अभी जो छत्तीसगढ़ लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित जो है, छत्तीसगढ़ में महुआ जैसे लघु वन उपज के वैज्ञानिक संग्रहण को बढ़ावा दे रही है। आइए नजर डालते हैं कैसे महुआ का वैज्ञानिक संग्रहण किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यह वृक्ष है और वृक्ष के नीचे ये देख रहे होंगे तो यह नेट बिछाई गई है, जमीन से थोड़ी थोड़ी ऊपर स्थित होकर। ये देख रहे होंगे ये पिलर है और इस पिलरों के जरिए ये पूरा नेट बिछाया गया है ताकि जो महुआ के फूल और बीज हैं वो जमीन पर न गिरे, इस नेट पर आ जाएं। जमीन में गिरने से उनमें धूलों का एक परत आ जाता है और वह खराब हो जाते हैं या उनकी गुणवत्ता नीचे चली जाती है। अगर उनकी गुणवत्ता को ऊपर रखना है तो इस नेट का जंजाल बिछाना जरूरी है ताकि जब उन महुआ फूलों का या महुआ बीजों का पात हो तो सीधे वो इस नेट में ही गिरें। तो ये इसी तरीके से यह महुआ इकट्ठा करने का आधुनिक तरीका है। यहाँ पर लिखा हुआ है लघु वन उपज का वैज्ञानिक संग्रहण। यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो कुछ वर्कर्स हैं यह नेट बिछाने का कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ भली भांति देख पा रहे होंगे, यहाँ भी देख रहे होंगे नेट तैयार किया गया है। आगे चलते हैं, ये देखिए ये इकट्ठा हुआ है महुआ के फूल, कहाँ तो नेट में हुए हैं। कितने अच्छे नजर आ रहे हैं, कितने तरो और ताज़ा नजर आ रहे हैं। अगर जमीन में होते तो इतने तरो ताज़ा नजर नहीं आते क्योंकि इनमें धूल मिट्टी की एक परत चढ़ी होती मेरे मित्रों। और ये देख रहे हैं जो नेट से महुआ प्राप्त हुआ है फूल, उनको टोकरी पर रखा गया है और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। आगे चलते हैं, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये देखिए, और ये उनको फिर ऐसा रखा गया है ताकि भी ये वायुमंडल से बचे रहें और स्वस्थ रहें। तो इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आगे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो सामान्य महुआ संग्रहण होता है, जो परंपरागत तरीके से होता है, उसकी कीमत मात्र हमें कितनी मिलती है तो 33 रुपये। लेकिन अगर 33 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम 33 रुपये की बिकती है। तो ऐसे वन उपज संग्राहक जो पारंपरिक गतिविधि से महुआ का उत्पादन करते हैं उन्हें 1 किलो का मात्र 33 रुपये प्राप्त होता है। लेकिन वे महुआ संग्राहक जो लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के आधार पर आधुनिक संग्रहण करते हैं, उन्हें प्रति किलोग्राम 50 रुपये प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने तो यह लाभ देख रहे हैं, 17 रुपये का लाभ उन्हें प्रति किलोग्राम हो रहा है अगर वो आधुनिक तरीके से करते हैं संग्रहण। क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता ज़्यादा होती है। तो गुणवत्ता ज़्यादा होती है तो वस्तुओं की कीमत भी ज़्यादा प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष जो फूल महुआ ग्रेड है उसका जो लक्ष्य रखा है 2000 क्विंटल।
छत्तीसगढ़ में लगभग 5 लाख क्विंटल प्रति वर्ष महुआ का उत्पादन होता है, महुआ फूल का। लेकिन इस 5 लाख में से बहुत कम महुआ फूल का उत्पादन वैज्ञानिक पद्धति पर होता है। इस साल 2000 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आप जान रहे हैं। और वे संग्राहक जो महुआ फूल का वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण करते हैं और फिर उनका परिष्करण करते हैं, उसको परिष्कृत करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उन्हें तो 116 रुपए प्रति किलोग्राम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़े से प्रशिक्षण से अनुसूचित जनजातियों को, वनवासियों को ज़्यादा पैसे प्राप्त हो रहे हैं प्रति किलोग्राम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, गौरतलब है कि फूड ग्रेड महुआ के संग्रहण के लिए महुआ पेड़ के नीचे नेट फैलाकर एक छत्र तैयार किया जाता है। पेड़ से गिरने वाले महुआ फूल इस नेट में इकट्ठा होता है, जो जमीन की धूल और रेत से सुरक्षित रहता है। इस तरह फूड ग्रेड महुआ के संग्रहण से संग्राहकों को अधिक से अधिक लाभ मिलता है। इन महुआ फूलों को इकट्ठा कर वेजिटेबल कैरेट में, ये देख रहे होंगे इसके पहले ये जो वेजिटेबल कैरेट्स हैं, इस वेजिटेबल कैरेट्स में पॉलीथीन बिछाकर रखा जाएगा, जिससे संग्राहक अपनी प्राथमिक वन उपज समिति में बेच सकें। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये कैसे आधुनिक संग्रहण से और परंपरागत संग्रहण और आधुनिक संग्रहण में क्या अंतर है, कि ऐसे किसान जो आधुनिक संग्रहण करते हैं उनके उत्पाद की गुणवत्ता ज़्यादा होती है और उनका बाजार मूल्य भी ज़्यादा होता है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित है, अगर वह आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को प्रशिक्षण प्रदान कर दे, जागरूकता फैलाए और अगर वो आधुनिक तरीके से महुआ का संग्रहण करते हैं तो जरूर उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, उन्हें लाभ होगा, उनका सामाजिक आर्थिक मानक ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ऐसे ही एक शहद में भी होता है। आमतौर पर किसान अपने पूरे शरीर को ढक लेते हैं और आग लेके जाते हैं और पूरे शहद के उस पैकेट को जो पेड़ पर लगा रहता है पूरे को नष्ट करके शहद निकालते हैं। तो इसमें से वो पूरा जो छाता होता है मधुमक्खियों का वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उसमें जो, अगर वैज्ञानिक तरीके से शहद का संग्रहण किया जाए तो वैज्ञानिक एक प्रोटेक्शन यूनिट आती है, एक प्रोटेक्शन सूट आता है, उस प्रोटेक्शन सूट को पहन के जाइए, थोड़ा सा छेद कर दीजिए, शहद निकाल लीजिए। वो जो शहद छेद होता है कुछ दिन बाद उसको मधुमक्खी फिर से भर देते हैं। तो जो मधुमक्खियों का जो छाता होता है वो नष्ट नहीं होता और वह आने वाले समयों में और भी अधिक शहद का उत्पादन हमें करके देता है। लेकिन परंपरागत तरीके से करने में वह मात्र हमें एक ही बार देता है और मधुमक्खी भी बुरा मान जाते हैं, भाई शहद तो ले रहे हो लेकिन नष्ट क्यों कर रहे हो, ऐसे लो ना, ये तुम्हारा भी काम चलते रहे और हमारा भी काम चलते रहे। तो यह आधुनिक संग्रहण का लाभ होता है। साथियों, ये जो अब यहाँ से थोड़े से मुद्दे को आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं, ये जो लघु वन उपज संग्राहक होते हैं जिनमें ज़्यादातर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन्य निवासी शामिल हैं, यह सदियों से शोषण का शिकार रहे हुए हैं। अंग्रेजों ने तो वनों को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था और वन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते रहे। आज़ादी के बाद भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ज़्यादा ध्यान वनों की सुरक्षा पर लगा रहा और आर्थिक दोहन पर लगा रहा। लेकिन कुछ और जो भी वहाँ वन उपज संग्रह होते थे उसमें बिचौलिए इतने थे, ठेकेदार इतने थे कि वह जनजातियों का शोषण करते थे। वे दिहाड़ी मजदूरी के आधार पर वन उपज इकट्ठा करवाते थे और उस वन उपज को औने पौने दाम पर खरीद लेते थे। दिहाड़ी मजदूर पर वो तो अपने लिए इकट्ठा करवाते थे, उन्हें केवल दिन भर की मजदूरी दे देते थे। वो उत्पाद तो संग्राहकों का माना नहीं जाता था, ठेकेदार का मान लिया जाता था। फिर ठेकेदार उस उत्पाद को बड़े शहरों में भेजकर भारी मात्रा में मुनाफा कमाते थे और उनको कुछ पहले से पैसा दे के रखते थे मजदूरों को, ताकि वो किसी और ठेकेदार के पास न जाएं और इस तरीके से उनको अपने अंदर बांधकर रख लेते थे। यह चला आ रहा था। तो इसी ये जो बिचौलिए थे इनको खत्म करने के लिए मध्य से कि वो जो वन उत्पाद हैं जो संग्रह कर रहे हैं उन्हीं को बेचना चाहिए, न कि बिचौलियों को।
तो इसके लिए कई समिति बैठी और कई ने अपनी सिफारिशें प्रदान की यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे तो ढेबर आयोग ने 1961 में ही बिचौलियों को खत्म करने का सुझाव दिया और साथ में वन उपज के प्रसंस्करण को भी बढ़ाने का सुझाव दिया और एक वन नीति या लघु वन उपज नीति लाने का भी प्रस्ताव दिया। इसी तरीके से हरि सिंह कमेटी ने भी ठेकेदार और व्यापारियों को हटाए जाने के लिए सिफारिश यहाँ पर किया। इसी आलोक में साथियों, इसी आलोक में मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित की स्थापना जब मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, 1984 में किया गया। इसके मुख्य 3 उद्देश्य थे। एक तो था बिचौलियों को हटाना, रास्ते से इनकी दमन से उन्हें मुक्ति दिलाना, वन उपज जो श्रमिक थे उनको उचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराना और तीसरा सहकारी समितियों की स्थापना करना ताकि वन उपज संग्रहण को, एकत्रण को, भंडारण को, प्रसंस्करण को एक वैज्ञानिक आधार और संगठित आधार प्रदान किया जा सके। तो ये बिचौलियों से बचाने के लिए और लघु वन उपज संग्राहकों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए और सहकारी समितियों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित की स्थापना 1984 में की गई। इसी तरीके से 1996 में पेशा अधिनियम लाया गया और पेशा अधिनियम के तहत वन क्षेत्र के जो पंचायत हैं उनको भी वन संसाधनों पर अधिकार दिया गया। इसी तरीके से वन अधिकार अधिनियम 2006 भी लाया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 और इसको हम लोग कहते, इसका पूर्ण नाम है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इसका पूर्ण नाम होता है मेरे प्रिय आकांक्षियों अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी कोष्टक अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 इसका पूर्ण नाम है और इसको लघु रूप में वन अधिकार अधिनियम 2006 कहते हैं। इस अधिनियम के तहत वनवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को वन संसाधनों पर, विशेष रूप से गौड़ खनिजों पर विशेष रूप से अधिकार दिए गए। अभी ये आपको ये दोनों अधिनियम जानना चाहिए। ये दोनों ही नियम अनुसूचित जनजातियों के या अन्य परंपरागत वन निवासियों के जंगल पर अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। वन अधिकार अधिनियम में ये देख रहे होंगे पूर्ण रूप लिखा हुआ है। वन अधिकार अधिनियम में तो उनको तो यह दिया गया अधिकार कि आप वनों को संभालिए, वही आपकी आजीविका के साधन है और वही आपका घर है, तो वहाँ के संसाधनों पर भी आपका अधिकार होना चाहिए। लेकिन साथ में आप ये भी ख्याल रखेंगे कि पर्यावरण का दोहन न हो पाए। तो वन अधिकार अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक दोहन दोनों का अधिकार अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत निवासियों को दिया गया है। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ साथियों, तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो 30 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसी संस्था को बांट दिया गया और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित की स्थापना की गई।
यह तारीख प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो अधिनियम है, अधिनियमों का अधिनियमित वर्ष आपको पता होना चाहिए। पेशा अधिनियम कब आया था, वन अधिकार अधिनियम कब आया था, और साथ में यह आपके मेंस के लिए भी जरूरी है। जब भी आपको अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में पूछा जाएगा और अगर आप उनके आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में जब लिखेंगे निबंध में या किसी प्रश्न में, अगर आप इन दोनों अधिनियम की जिक्र नहीं करेंगे, जब तक आप लघु वन उपज का जिक्र नहीं करेंगे, जब तक आप छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित का जिक्र नहीं करेंगे, इसी को लघु रूप में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ कह दिया जाता है, लेकिन पूरा नाम है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, और इसका लघु रूप होता है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ होता है। तो आगे चलते हैं और यह देखते हैं कि भारत में लघु वन उपज जो है उसकी खरीदी कब शुरू हुई थी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास। तो ये 2013-14 से सरकार ने निर्णय लिया था कि लघु वन उपज की खरीदी की जाएगी। कौन सी सरकार ने? तो केंद्र सरकार ने। छत्तीसगढ़ में यह 2014-15 से लागू हुई। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। MFP का मतलब है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसका क्या है तो पूर्ण रूप है। तो इसके लिए भी और जैसे इसको जरा समझते हैं और अच्छे से कि 2013-14 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि जो लघु वन उपज है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसकी भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में की जानी चाहिए। 2014-15 में छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग भी अपने राज्य में वन संपदा को देखते हुए, वनांचल को देखते हुए छत्तीसगढ़ में 44.21% भाग पर वन पाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 30% से लगभग ज़्यादा है, 30.62% है। और ये जो अनुसूचित जनजाति हैं ये वनों पर निवास करती हैं, तो अगर इनका आर्थिक सशक्तिकरण करना है और वनों का अगर बुद्धिमत्ता प्रयोग करना है तो लघु वन उपज की खरीदी करनी ही पड़ेगी, सहकारी समितियों का निर्माण करना ही पड़ेगा। इनके एकत्रण, संग्रहण, भंडारण, विक्रय, क्रय, विपणन के लिए हमें एक मजबूत तंत्र वैज्ञानिक आधार पर बैठाने ही पड़ेंगे। इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ की स्थापना 30 अक्टूबर 2000 को की गई। मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित को तोड़कर। तो यही इसका है यहाँ पर। और ये आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में जो सबसे ऊपर होता है वही है छत्तीसगढ़ राज्य। ये जो छत्तीसगढ़ का लघु वन उपज के क्षेत्र में प्रशासन तंत्र है, इसको समझिए। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, इसी को लघु रूप में छत्तीसगढ़ लघु वन उपज कह देते हैं। इसकी संख्या छत्तीसगढ़ में एक ही है। इसके नीचे काम करते हैं जिला लघु वन उपज सहकारी संघ मर्यादित, उनकी संख्या 31 है छत्तीसगढ़ में। और जिला लघु वन उपज सहकारी समिति के अंतर्गत काम करते हैं प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समितियां, जिनकी संख्या 902 है। और प्राथमिक लघु वन उपज समिति के नीचे काम करते हैं वन धन विकास केंद्र, और छत्तीसगढ़ में वन धन विकास केंद्रों की संख्या 139 है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ में मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कि लघु वन उपज के क्षेत्र में कार्यरत प्रशासन तंत्र को लिखिए तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के शीर्ष पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित, जिसको लघु रूप में छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2000 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष भरत साय जी हैं
और वो एक ही है, कहाँ, तो राजधानी में। और उसके अंतर्गत 31 जिला लघु वन उपज सहकारी समिति कार्य कर रहे हैं और उसके नीचे भी 902 प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समिति कार्य कर रहे हैं और उसके अंतर्गत भी 139 वन धन विकास केंद्र कार्य कर रहे हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक प्रश्न को देख लेते हैं। अभी महुआ, तो महुआ के लिए, महुआ जो है तो महुआ की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो दोनों का वैज्ञानिक नाम जानना भी बहुत जरूरी है। तो दोनों का जो वैज्ञानिक नाम है मधुका है, लेकिन मधुका इंटिफोलिया से महुआ फूल का संग्रहण होता है और मधुका लेटिफोलिया से संग्रहण होता है महुआ बीज का। यह वैज्ञानिक नाम है। शुरू वाला जो नाम होता है वह जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो बाद वाला होता है वह स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ही जीनस में ये 2 स्पीसीज की महुआ वृक्ष भारत में होती हैं जिनसे लघु वन उपज का संग्रहण किया जाता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो यहाँ होमो क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, तो सेपियंस स्पीसीज है। तो महुआ फूल मधुका इंटिफोलिया से तथा महुआ बीज मधुका लेटिफोलिया से प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि विकल्प 1 सही है। महुआ फूल से सैनिटाइजर का निर्माण किया जा रहा है जसपुर में। कौन कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई और वहां वह सैनिटाइजर का निर्माण कर रहे हैं। महुआ वृक्ष की प्रधानता भारतीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती है। जी हाँ, महुआ शुष्क और नम दोनों प्रकार के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। तो ये भी विकल्प सही, तो ये भी वाला कथन सही है। विकल्प देख लेते हैं, कथन 1 सही है, कथन 1 सही है, तो ये भी सही हो सकता है। कोई भी कथन सही नहीं है, यह तो गलत है क्योंकि कथन 1 तो पहले ही सही हो चुका है। कथन 1 और 2 सही है, तो ये भी सही है। कथन 1 और 2 3 सही है, तो ये भी सही है। तो हमें यहाँ क्या बोला है, बेहतर उत्तर होना चाहिए। तो कथन 1 2 3 सही है, इसीलिए विकल्प चौथा होगा। मुख्य परीक्षा कोई प्रश्न को आप लिखिए और लिखकर मेरे को भेजिए, तभी मैं उसका मूल्यांकन कर पाऊंगा। तो मेरे प्रिय आकांक्षियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले महत्वपूर्ण विषय और विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।